हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्लास, एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ऑप्शन है जॉब के लिए या इनकम के लिए। अब आप में से काफी लोग कहेंगे ऑफ कोर्स इनकम के लिए। नाउ तो मेरा दूसरा सवाल है, और इनकम का यूज किस चीज के लिए होता है? नाउ अब कोई जवाब है? तो फ्रेंड्स, मनी के लिए नहीं, मनी के थ्रू चीजों के लिए। नाउ इसलिए इकोनॉमिक्स बोलता है मनी खुद में गोल नहीं है, मनी एक मीडियम है चॉइस और परचेजिंग पावर का। गाइस, और आज इसी के बारे में हम समझेंगे। चैप्टर का नाम है यूनिट 1, कंसेप्ट ऑफ मनी, डिमांड एंड इंपॉर्टेंट थियोरी। उसमें से पार्ट ए, मनी के बारे में, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक में आप समझोगे मनी का एक्चुअली रियल मीनिंग क्या है, मनी का वैल्यू क्यों होता है, फियाट मनी क्या होती है, मनी डिमांड क्यों होती है, मनी की डिमांड और किस चीज पर डिपेंड करती है। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है। पैसों के बारे में समझना, वाह वाह वाह, साइकोलॉजी ऑफ मनी, है ना? तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है मीनिंग ऑफ मनी। मनी क्या है? तो व्हाट इट मींस। तो गाइस, मनी को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नोट्स में क्लियरली लिखा है देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर मनी। इसका रीजन समझो। मनी टाइम के साथ चेंज हुआ है। एक्चुअली मनी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, मनी में भी बहुत सारे चेंज आए हैं। बेटर बार्टर से कॉइन, कॉइन से पेपर, ना पेपर से डिजिटल, है ना? और आज हम डिजिटल की दुनिया में और पेपर मनी यूज करते हैं, इसलिए मनी को एक लाइन में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता। इकोनॉमिक्स में मनी को डिफाइन करता है उसके कुछ फंक्शंस से। ना तो फंक्शंस क्या है? तो गाइस, कोई भी चीज मनी तभी हो सकती है, कह रहे हैं कि मनी कैन बी एनीथिंग, जब वो तीन बेसिक फंक्शंस को पूरा करे। वो है सम, SUM। पहला, स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू का मतलब है मनी को आज सर्व करके फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। तो मनी को आज कमाया है लेकिन उसको सेव करके हम उसे फ्यूचर में यूज कर पाए। मतलब मनी सड़ना नहीं चाहिए, ये ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। इट शुड हैव स्टोर वैल्यू। ओ ना, लेकिन स्टोर वैल्यू तो गोल्ड में भी होती है, स्टोर वैल्यू तो फ्यूचर सिल्वर में भी होती है। हाँ, लेकिन मनी में स्टोर वैल्यू होनी चाहिए। बट स्टोर वैल्यू तो बहुत चीजों में है। और क्या है? अच्छा, स्टोर वैल्यू का एक और चीज, ना लोग अपनी पूरी इनकम को एक दिन में स्पेंड नहीं करते, इसे स्टोर वैल्यू की जरूरत है। उनको चाहिए सेविंग्स, इमरजेंसी प्लानिंग और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए यूज करना। इसे मनी का वैल्यू टाइम के साथ साथ होल्ड रहना जरूरी है, उसे कहते हैं स्टोर वैल्यू। ओ, हाउ इट वर्क्स। नोट्स कहते हैं मनी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, तभी वो फ्यूचर के लिए सेव हो सकती है। ऑफ कोर्स, ठीक है, आपको स्टोर वैल्यू का मतलब समझा। इस फंक्शन की वजह से सेविंग्स पॉसिबल है, कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल है ना?
और इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। स्टोर वैल्यू को डिटेल समझ आया? यस। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है मनी प्राइस को मेजर करने का कॉमन बेस देता है। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन बेस। यस। व्हाई दिस फंक्शन एग्जिस्ट? सोचो अगर पेन की प्राइस राइस में हो, राइस की प्राइस शूज में हो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना? यस। तो गाइस, मनी एक स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड करता है जिसमें सब गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू एक्सप्रेस की जा सकती है। उसे कॉमन बेस कहते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट की वजह से प्राइस कंपैरिजन इजी होता है, अकाउंटिंग और रिकॉर्ड्स कीपिंग पॉसिबल होता है। राइट? तो यूनिट ऑफ अकाउंट सब चीजों का कॉमन बेस प्राइस। जैसे इंडिया का यूनिट ऑफ अकाउंट है रुपीस, हम हर चीज को रुपीस में मेजर करते हैं। यूएस का यूनिट ऑफ अकाउंट है डॉलर, यूरोपियंस का यूरो। राइट? ओ, तो कॉमन बेस होना चाहिए। थर्ड फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है मनी बाय और सेल के बीच का ब्रिज है। यस। नाउ मतलब बार्टर सिस्टम फेल हो गया था जब मनी का कंसेप्ट नहीं था। नाउ तो पहले बार्टर कंसेप्ट चलते थे, लेकिन बार्टर सिस्टम फेल इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की रिक्वायरमेंट थी। हर चीज डिविजिबल नहीं होती थी। जनरली एक्सेप्टेबल। नाउ बराबर है ऑल ऑफ यू? ये समझा? हर चीज डिविजिबल का मतलब? यस। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज जनरली एक्सेप्टेबल होता है, लोग ट्रस्ट के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं। जनरली एक्सेप्टेबल। नाउ और ये सबसे खास बात है, लोग उसको पैसा मानते हैं, इसलिए वो मनी माना जाता है। इस फंक्शन की वजह से ट्रेड स्मूथ हो गए, मार्केट इकोनॉमी डेवलप हुई गाइस। राइट? नाउ तो ये तीन फंक्शंस होने बहुत जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये तीन फंक्शंस तो मेन है ही, बट ये तीन फंक्शंस के साथ साथ मनी में अदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फंक्शंस काफी नहीं होते, मनी में कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए। उसे कहते हैं क्वालिटीज। सबसे पहला, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट एंड नॉट इजीली एक्सेप्टेबल। मतलब मनी इजीली डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। यस। अगर कोई भी कॉपी बना सके तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। इन्फ्लेशन और मिसयूज से प्रोटेक्शन बराबर आता है इससे। दूसरा, रिलेटिवली स्केर्स बट इलास्टिक सप्लाई। क्या मतलब है इसका? मनी नाइदर टू मच और नो टू लेस होनी चाहिए। मनी जरूरत से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, मनी की वैल्यू गिर जाती है सप्लाई ज्यादा होने से। और एकदम कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे। ज्यादा मनी इन्फ्लेशन लाता है और कम मनी डिफ्लेशन लाता है। राइट? तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मनी की सप्लाई स्केर्स तो होनी चाहिए, लेकिन सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए। मतलब डिमांड पे अगर डिमांड बढ़ जाए तो गवर्नमेंट पैसों की सप्लाई को बढ़ा सके, रिजिड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिविजिबल इनटू स्मॉल पार्ट्स। गाइस, स्मॉल और लार्ज ट्रांजैक्शन दोनों पॉसिबल हो सके। डेली लाइफ ट्रांजैक्शन इजी हो जाते हैं अगर पैसा डिविजिबल होता है। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो डिविजिबल नहीं होते थे। नाउ नेक्स्ट, इजीली पोर्टेबल। ऑफ कोर्स मनी कोई एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इजी होना चाहिए, ट्रेड और एक्सचेंज कन्वीनियंट हो जाते हैं। लोअर स्टोरेज कॉस्ट। यस, अगर स्टोरेज महंगा हो, लोग सेविंग अवॉइड कर सकते हैं। सेविंग हैबिट प्रमोट करने के लिए सेविंग कॉस्ट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि पैसा खुद ही बराबर वैल्यूएबल है। इजी रिकॉग्नाइजेबल, फ्रॉड और कंफ्यूजन से बचाने के लिए नाउ मनी इजीली रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए, तभी क्विक एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। सो गाइस, ये थे अदर कैरेक्टरिस्टिक। होप आपको मनी के बारे में समझा। नाउ अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फिएट मनी। आज की दुनिया का मॉडर्न मनी, फिएट मनी। आज तुम जो पैसा यूज करते हो वो फिएट मनी है, रियल मनी नहीं। सर अब ये फिएट मनी क्या होती है?
फिएट मनी को लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। नाउ व्हाट इट मींस, लीगल टेंडर मनी वो होती है जिसे एक्सेप्ट करना लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी होता है। ओ यस, मतलब गवर्नमेंट कहती है इसे पैसा मान लो और पब्लिक उसे पैसा मान लेती है। नाउ यस, लेकिन सर किसी भी चीज को पैसा मानने के लिए कुछ तो लॉजिक होता होगा। हाँ, नाउ गाइस, लीगल टेंडर मनी मस्ट बी बैक बाय एसेट्स। गवर्नमेंट जिस जो आप पेपर करेंसी यूज कर रहे हो, एक छोटे से कागज के टुकड़े पे 100 रुपए लिखा है, उसकी 100 रुपए की वैल्यू कैसे है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पैसों को छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए उसको बैक किया है रिजर्व्स से। वो है गोल्ड रिजर्व्स, सिल्वर रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इक्विवेलेंट बैकअप होता था ना। लेकिन इंपैक्ट बैकिंग की वजह से पब्लिक का ट्रस्ट बनता था, मनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते थे। ओके गाइस, वो थी लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी के बाद आया फिएट मनी। ये सिमिलर है, लेकिन लीगल टेंडर मनी में और फिएट मनी में फर्क है थोड़ा सा। लीगल टेंडर मनी क्या था? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 लाख रुपीस के नोट प्रिंट कर रहा है, तो वो गोल्ड या सिल्वर की बैकिंग 1 लाख रुपए की वैल्यू की रखते थे, मतलब इक्विवेलेंट रिजर्व होता था, उसे लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। ओके, लेकिन फिएट मनी ऐसा नहीं है। फिएट मनी मटेरियली वर्थलेस है ना, मटेरियली वर्थलेस होती है, लेकिन वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है कि इसका वैल्यू है और लोग उसे मान लेते हैं। फिएट मनी की कोई, फिएट मनी हैज अ वैल्यू ना, फिएट मनी की इसलिए वैल्यू है क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी देता है कि उसे मनी मानो, लॉ के थ्रू एक्सेप्ट कराया जाता है जबरदस्ती। ओ, फिएट मनी से मनी सप्लाई फ्लेक्सिबल हो जाती है गाइस, राइट? और फिएट मनी मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसीज से पॉसिबल है, मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसीज पॉसिबल होती है। तो मंत्र याद रखो, फिएट मनी का वैल्यू मटेरियल से नहीं, अथॉरिटी और ट्रस्ट से आता है। लीगल टेंडर मनी मटेरियल है, इसलिए आज का जो फिएट मनी है वो पेपर करेंसी है, मेटल करेंसी है और डिजिटल करेंसी है। नाउ ये फिएट मनी है। और एक जो और चीज याद रखना गाइस, ये जो इशू हमारे इंडिया में मनी को इशू करने का राइट सिर्फ सेंट्रल बैंक को है, वो आरबीआई। और आपको एक चीज बताऊं, आरबीआई जो पैसा प्रिंट कर रहा है वो एक्चुअली लायबिलिटी है हमारी आरबीआई के लिए। मतलब आरबीआई के बैलेंस शीट में मनी प्रिंट लायबिलिटी साइड दिखाई देता है, एसेट साइड नहीं, लायबिलिटी साइड। ओ, और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होने की वजह से गाइस अब एक नई करेंसी आ रही है ना, उसे कहते हैं सीबीडीसी। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी आ रहा है जिसका लोगो है ई रुपी। ओ, मतलब ये रुपी अब फिजिकल नहीं होगा, खाली एप्स एप्लीकेशन के थ्रू एक्सचेंज होगा। अभी जो डिजिटल करेंसी है वो सीबीडीसी नहीं, उसका बैकअप पेपर करेंसी ही है। ओके, ये चीज समझा? यस सर। तो फिएट मनी फोर्सफुल है, रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट कहता है भरोसा करो, इसलिए उसे भरोसा किया जाता है। अब आओ एक और थोड़ा सा टॉपिक देखें, व्हाट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब देखो व्हाट इट मींस। गाइस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है नाउ जो सेंट्रल बैंक फॉलो करता है। सेंट्रल बैंक सिर्फ एक मिनिमम रिजर्व रखकर करेंसी इशू कर सकती है। यस, मिनिमम रिजर्व, वो रिजर्व चाहे गोल्ड का हो, फॉरेन सिक्योरिटीज का हो, और वो उस रिजर्व पे अनलिमिटेड करेंसी इशू कर सकती है। इसलिए आज की तारीख में करेंसी की वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट कह रहा है इसलिए है। मतलब गवर्नमेंट एक मिनिमम रिजर्व पे ब्लाइंडली करोड़ों रुपए छाप सकती है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आप जितना पैसा छापेंगे उतना गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है क्योंकि इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है, इतना गोल्ड लाएंगे कहां से? नाउ व्हाई दिस सिस्टम एग्जिस्ट, तो अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम का एग्जिस्ट क्यों है? गाइस, अगर फुल गोल्ड बैकिंग रखी जाए तो मनी सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड हर देश के पास एक लिमिटेड है। और जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ट्रिलियंस ऑफ मनी भी कम पड़ रही है, तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी।
इसलिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम का कंसेप्ट लाया गया। सेंट्रल बैंक थोड़ा रिजर्व रखता है इस मिनिमम रिजर्व में, और इकोनॉमी की जरूरत के अकॉर्डिंग करेंसी इश्यू करता रहता है। अब उसे हर नए पैसों को प्रिंट करने के लिए नया रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं। ओ, ताकि ग्रोथ की स्पीड में कोई अड़चन ना आए। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है क्रेडिट एक्सपांशन पॉसिबल होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्चुअली सपोर्ट मिलता है। बराबर? ओके। और मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं, ये जो पैसा आरबीआई छापती है, ये सेंट्रल बैंक के लिए लायबिलिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिमांड फॉर मनी। अच्छा, डिमांड फॉर मनी से पहले सीबीडीसी अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। सीबीडीसी एक डिजिटल रुपये लॉन्च किया गया है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी फिलहाल चल रहा है। इसका इंटेंशन है फास्टर पेमेंट, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और बेटर ट्रांसपेरेंसी। जब आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हो तो हर एक पैसे की कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होती है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, डिमांड फॉर मनी। मतलब आप इसमें यह समझो कि लोग पैसों की डिमांड करते क्यों हैं। नाउ व्हाट, व्हाई दे डिमांड दी मनी। गाइस, डिमांड फॉर मनी का मतलब है लिक्विडिटी और स्टोर वैल्यू की डिमांड। एक्चुअली लोग पैसों की डिमांड नहीं करते, लोग डिमांड करते हैं लिक्विडिटी की और स्टोर वैल्यू की। मतलब नाउ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से फ्यूचर में कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं। उनको एक लिक्विडिटी पावर मिलता है, और क्योंकि पैसा सड़ता नहीं है इसलिए उसी को रखो। इसका मतलब मनी की डिमांड डायरेक्ट नहीं है, मनी की डिमांड डिराइव डिमांड है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि लोग मनी की डिमांड नहीं कर रहे, लोग मनी को नहीं, मनी के लिए नहीं, उसके यूज के लिए डिमांड करते हैं। इसलिए मनी की डिमांड डिराइव्ड होती है। ओ, तो एक्चुअली डिमांड है लिक्विडिटी की और स्टोर वैल्यू की। नाउ बट लिक्विडिटी और स्टोर वैल्यू को एंजॉय करने के लिए लोग मनी की डिमांड करते हैं। वाह 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 गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड। नाउ जैसे आपने डिमांड चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था, वैसे अब हम पढ़ रहे हैं कि मनी की डिमांड के पीछे के रीजंस क्या हैं, कब मनी की डिमांड बढ़ जाती है और कब मनी की डिमांड कम हो जाती है। ओके, नाउ उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो देखो मैंने टेबुलर फॉर्म में रिलेशनशिप्स वगैरह सब कुछ लिखा है। नाउ अब समझते हैं मनी की डिमांड बढ़ती या घटती क्यों है। सबसे पहला फैक्टर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मनी के डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सिंपल लॉजिक है, इनकम ज्यादा, ट्रांजैक्शन ज्यादा, मनी डिमांड बढ़ जाती है। तो हायर इनकम वाले खर्चा ज्यादा करते हैं, और खर्चा करने के लिए ही तो मनी की डिमांड है। तो रिच पीपल होल्ड मोर मनी एज कंपेयर टू द पुअर पीपल, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। दूसरा है प्राइस लेवल्स। प्राइस लेवल्स का भी मनी की डिमांड से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर प्राइस के बढ़ने पर लोगों को ज्यादा खर्चा करने के लिए ज्यादा कैश लगता है ना, तो हाई प्राइस होंगे तो हाई डिमांड होगी मनी की, क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए। अगर चीजें सस्ती होंगी तो कम प्राइस में ही, कम पैसों में ही लोग खरीद पाएंगे, तो डिमांड पैसों की भी कम होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। गाइस, इंटरेस्ट रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसा समझिए। आगे इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आएगा। इंटरेस्ट रेट का मनी डिमांड से इनवर्स रिलेशनशिप है। सर कैसे? अगर बैंक आपको हाई इंटरेस्ट पे करे सेविंग अकाउंट पे और फिक्स डिपॉजिट्स पे, तो लोग अपने घरों में पैसा रखने रखने के बदले लोग बैंकों में पैसा रखना शुरू कर देंगे। तो फिर पैसों की डिमांड हाथों में कम हो जाएगी ना, क्योंकि अगर पैसा घर पे रखेंगे तो वो इंटरेस्ट कमा नहीं पाएंगे, और इंटरेस्ट रेट लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप जितना पैसा हार्ड कैश पॉकेट में या घर में होल्ड करते हो, आप उतना ही इंटरेस्ट इनकम को सैक्रिफाइस करते हो। तो यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना। तो हाई इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक हाई इंटरेस्ट रेट दे रही है तो लोग इंटरेस्ट कमाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई हो जाती है, तो मनी की डिमांड हाथों में कम हो जाएगी, होल्डिंग कैश विल बी लोअर। तो इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इनोवेशन। गाइस, फाइनेंशियल इनोवेशंस
का मतलब है एटीएम, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग। इसका डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नाउ क्यों गाइस, यहाँ पे प्योरली ना डिमांड फॉर मनी का मतलब कैश को दिमाग में रखना। ओके गाइस, जब से यूपीआई आया है लोगों ने पॉकेट में कैश रखना बंद कर दिया है, सीधा जीपे कर देते हैं। तो कैश रखने की जरूरत ही कम होती है, कार्ड पेमेंट्स कर रहे हैं, एटीएम से पैसे निकल जाते हैं। तो लोग आजकल पैसा बहुत कम कैरी करते हैं। तो जितनी ज्यादा फाइनेंशियल इनोवेशंस ना डिजिटल करेंसी आएगी, उतना हार्ड कैश की डिमांड कम हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। तो गाइस, आपको लॉजिक समझा? फैक्टर्स, तो ये चार फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मनी की डिमांड कभी कभी कम भी होती है और बढ़ती भी है। तो फ्रेंड्स, फाइनल मंत्र याद रखो, मनी वेल्थ नहीं, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पावरफुल टूल है। इसलिए मनी को डिराइव्ड डिमांड है। क्लास, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, जरा सोचना, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा दे तो क्या हमेशा प्राइस बढ़ेंगे? या फिर अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो क्या लोग कैश ज्यादा होल्ड करेंगे? इन सब क्वेश्चन का आंसर थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी में मिल जाएंगे। इसलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी, थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। मंत्र याद रखो गाइस, मनी की कहानी सिर्फ सप्लाई की नहीं होती, ये लोगों के बिहेवियर की भी कहानी होती है। नाउ एक एक करके शुरू करते हैं। इस टॉपिक में आप हर इकोनॉमिस्ट का मनी को लेकर एक लॉ, एक अप्रोच समझोगे, और इस थियोरीज को पढ़ने के बाद आप एक्चुअली मैच्योर्ड फील करोगे कि यार, मनी का यूज क्या है, लोग पैसों के पीछे इतना भाग क्यों रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। यस, तो आओ देखते हैं एक एक करके सारी थियोरी नाउ कि मनी को लेकर क्या क्या लॉज दुनिया में बने हैं। सबसे पहला थियोरी और सबसे ओल्डर वर्जन ऑफ थियोरी है क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। नाउ इसे क्लासिकल अप्रोच, ट्रांजैक्शन अप्रोच और सप्लाई अप्रोच भी कहते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ये है, इंट्रोडक्शन कहता है कि इस थियोरी को इरविंग फिशर ने बनाया इन 1911, और इस थियोरी में फोकस है सप्लाई ऑफ मनी पे। ओके, नाउ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर मानते हैं कि मनी सप्लाई का प्राइस लेवल पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। मतलब सप्लाई एंड प्राइस लेवल हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, जो हमने पार्ट ए में नाउ रिलेशनशिप में भी देखा था। प्राइस लेवल्स, चीजें महंगी हो जाती हैं तो लोगों को पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नाउ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं, इस थियरी को समझाने से पहले कुछ अजम्पशंस। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, पहले अजम्पशंस देख लो। और आउटपुट फिक्स्ड है, मतलब आउटपुट जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जितनी कंट्री की कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, पूरा प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, आउटपुट फिक्स है, मतलब अब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़ेगा ना कम होगा। इसलिए अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इफेक्ट प्राइसेस पर ही आएगा, क्योंकि अब डिमांड, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, राइट। यस, तो सप्लाई डिमांड को पंप करेगा। तो कंसेप्ट का कोर आइडिया ये है, कंसेप्ट सिंपल है, मनी सप्लाई डायरेक्टली प्राइस लेवल को अफेक्ट करती है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मनी डबल हो जाए मार्केट में ना, तो प्राइस भी डबल हो जाएंगे। अगर मनी डबल हो जाए तो प्राइस भी डबल हो जाएंगे। अगर मनी आधा हो जाए तो प्राइस भी आधा हो जाएगा। ओके, लेकिन आप एक चीज का एंगल और पकड़ना, मनी डबल होने से प्राइस डबल हो जाएंगे, बट उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। मतलब चीजें महंगी होने से उसका परचेसिंग पावर ना गिर जाता है। तो ये पूरी की पूरी सप्लाई पे कंसेप्ट है। अब सप्लाई करता कौन है सर मनी? हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, आरबीआई। तो अगर मार्केट में ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो कि मनी की सप्लाई 1 लाख रुपए है कंट्री में, तो प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है। लेकिन अगर आरबीआई प्रोडक्ट के, अगर मनी सप्लाई 2 लाख कर दे,
तो वही प्रोडक्ट के प्राइसेस 200 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि पैसा लोगों के हाथ में पहुंचेगा तो डिमांड बढ़ेगी। और हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, क्योंकि एनीवेज कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। तो इक्विलिब्रियम इंपैक्ट आएगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे। और जब प्राइस लेवल बढ़ती है तो परचेसिंग पावर कम हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाती है। तो गाइस थियोरी बहुत ही सिंपल और एक लाइन के कंसेप्ट पे है। मनी सप्लाई प्राइस लेवल को अफेक्ट करती है, बस इतनी सी थियोरी है। और इसको समझाने के लिए इरविंग फिशर ने एक इक्वेशन बनाया। ट्रेडिशनल इक्वेशन है एमवी इज इक्वल टू पीटी। नाउ एमवी एंड पीटी, एम बोले तो एक्चुअल मनी, नाउ वी बोले तो वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी कि पैसा कितनी बार मार्केट में घूमेगा, पी बोले तो प्राइस पर यूनिट एवरेज लेवल, और टी बोले तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। नाउ अब वो ये कह रहे हैं अजम्पशंस में कि वॉल्यूम वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, तो एम वी, वी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लीजिए कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इंडिया में पैसा 10 बार घूमता है, 10 टाइम्स, तो ये मेरे लिए कांस्टेंट है। ओके, नाउ और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कांस्टेंट रहेंगे। मतलब जो टी है, मान लीजिए कि 20 बार घूमेंगे, 20 ट्रांजैक्शंस होंगे, ना कम ना ज्यादा। तो वेलोसिटी को और ट्रांजैक्शन को कांस्टेंट माना गया है। अगर आप इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे तो ही मनी प्राइस लेवल को बढ़ा सकता है। सर कैसे बढ़ाएगा? तो देखो, अब मान लीजिए एम मतलब टोटल एक्चुअल मनी अवेलेबल इन सर्कुलेशन। मान लीजिए कि आरबीआई ने मनी 100 रुपए प्रिंट किए हैं, तो जब 100 रुपए मार्केट में 10 बार घूमेंगे तो 1000 रुपए का काम करेगा। अच्छा, पैसा घूमता कैसे है? बाइंग और सेलिंग से। तो ट्रांजेक्शन से ही तो पैसा घूमता है। तो मान लीजिए कि T20 है, तो लॉजिकली एमवी इज इक्वल टू पीटी, तो ये भी 1000 होने चाहिए, बराबर। तो प्राइस क्या होगी उन ट्रांजेक्शन्स की? ट्रांजेक्शन मतलब गुड्स अवेलेबल, बराबर। तो प्राइस होगी मार्केट में 5 रुपए, क्योंकि 520 जा 50, 50 20 जा 1000, बराबर। इसका मतलब इक्वेशन ये बैठा कि जब आरबीआई कंट्री में 100 रुपए सप्लाई करता है, नाउ प्रोडक्ट के प्राइसेस 50 रुपए होते हैं, इसको आप स्टैंडर्ड मान लीजिए। अब देखिए, नाउ मनी सप्लाई से प्राइस कैसे बढ़ता है। नाउ वेलोसिटी तो 10 ही रहने वाला है, राइट, और ट्रांजैक्शन 20, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, आप इसे चेंज नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने 200 रुपए सप्लाई कर दिए, मतलब अब मार्केट में आरबीआई ने प्रिंट करके कितने पैसे डाले? 200 रुपए। तो 200 रुपए जब 10 बार घूमेंगे तो 2000 रुपए का काम करेगा। तो जब सप्लाई 2000 की है तो डिमांड भी 2000 का होगा। तो आपको पता है वही 20 ट्रांजैक्शंस नाउ के प्राइजेस 100 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि जब 100 रुपए 20 टाइम्स घूमेंगे तभी तो 2000 रुपए होंगे। इसका मतलब जब मनी वैल्यू, जब मनी सप्लाई बढ़ी तो प्राइस भी 50 से उन्हीं गुड्स के 100 रुपए हो गए। तो मनी एंड प्राइस हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। दिस इज द इनिशियल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन। नाउ जब 1911 में mv इज इक्वल टू पीटी, इरविंग फिशर ने ये इक्वेशन बनाया था, तब m1 वाज जस्ट अ कैश मनी। लेकिन 1911 में बैंक्स और क्रेडिट मनी और डिजिटल मनी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, तो उस जमाने के हिसाब से mv इज इक्वल टू पीटी वाज करेक्ट। लेकिन जब दुनिया में बैंक्स आई ना, तो पैसे दो टाइप के हो गए, कैश मनी और क्रेडिट मनी। तो उन्होंने इसको इस तरीके से बनाया, mv प्लस m1। mv मतलब कैश मनी का सर्कुलेशन, m1 मतलब बैंक मनी का सर्कुलेशन। बस mv को दो पार्ट में डिवाइड किया, हेलो ना, और पीटी तो वहीं का वहीं है। तो m1 इज नथिंग बट इट्स अ क्रेडिट मनी, डिपॉजिट डिमांड्स मतलब सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट में पड़े हुए पैसे। और वी एंड वी1 का मतलब होता है वेलोसिटी। ऑल ऑफ यू नाउ, तो ये न्यू इक्वेशन बन गया mv प्लस m1, बाकी पूरा का पूरा सी। ओके, नाउ mv प्लस m1 v1 इज इक्वल टू पीटी। तो गाइस, आपको ये थियरी समझ आई, सिंबल समझ में आए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पीटी एक्चुअली इंडिकेट करता है डिमांड फॉर मनी नाउ, और M1 V1 MV सब इंडिकेट करता है सप्लाई फॉर मनी। ओके, तो सप्लाई बढ़ेगी
तो डिमांड बढ़ेगा क्योंकि मार्केट अपने आप को ऑटो एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम पर तो लेकर ही आएगा, राइट? यस। तो देखो, और ये थियरी अज्यूम करती है, ऑलरेडी बता चुका हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट और वी एन टी कॉन्स्टेंट रहेंगे ताकि प्राइस लेवल सिर्फ मनी सप्लाई से चेंज हो, राइट? तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आया? यस। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल है इस टॉपिक का, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, लिमिटेशन ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर किया है, बट वो ठीक है, बट बहुत ही सीधा साधा इरविंग फिशर ने कंसेप्ट दिया है आपको, राइट? एकदम छोटी सी थियोरी। नेक्स्ट आ जाओ, इरविंग फिशर की जो क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी थी, उसके बाद आता है कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच को कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं, नियो क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, और डिमांड अप्रोच भी कहते हैं। ओके, नाउ गाइस, इंट्रोडक्शन ये है कि इस थियोरी को, इस लॉ को, मनी को लेकर ना चार इकोनॉमिस्ट ने इसको कंसेप्ट को बनाया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चार इकोनॉमिस्ट थे, अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिग, डॉक्टर एच रॉबर्टसन एंड जॉन मायनार्ड कीन्स, मतलब जे एम कीन्स। और ये भी थ्योरी अर्ली 1900s में बनी जब इरविंग फिशर ने 1911 में क्वांटिटी थ्योरी बनाई। नाउ लेकिन जो पहला लॉ आपने पढ़ा इरविंग फिशर का, वो सप्लाई पे फोकस करती है, इन्होंने डिमांड पे फोकस किया है। नाउ मतलब ये चारों इकोनॉमिस्ट ये समझाना चाहते हैं कि मार्केट में मनी की डिमांड एक्चुअली है क्यों, लोग पैसों की डिमांड करते क्यों हैं। ओ, तो गाइस, ये थियोरी सप्लाई से डिमांड पर अपना फोकस बढ़ाती है, राइट? यस। लोग मनी क्यों होल्ड करते हैं, ये कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट ये है, वो ये समझाना चाहते हैं इस थियोरी से, अगर मैं कंक्लूजन बनाऊं, कि लोग पैसा होल्ड क्यों करना चाहते हैं, लोग पैसों की डिमांड क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दो पर्पस हैं लाइफ में ना, जिसकी वजह से पब्लिक होल्ड करना पसंद करते हैं, पैसा अपने पास रखना पसंद करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। और गाइस, ये चीज आपके ऊपर भी अप्लाई करती होती है। पहला तो है ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब डेली स्पेंडिंग करने के लिए, रोज खर्चे करने के लिए, अपनी डिमांडों को पूरा करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। और तीसरा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब है फ्यूचर अनसर्टेनिटी को झेलने के लिए, फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, नाउ फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। लोगों को पता है कल का भरोसा नहीं है, कल पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो डिमांड करते हैं पैसा, उसको स्टोर वैल्यू होल्ड करके रखते हैं, राइट? तो ये दो पर्पस है इस थियोरी का। उनका मानना है कि लोग पैसा दो वजह से डिमांड करते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खर्चा करने के लिए, और दूसरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाउ अब सवाल यह है कि इसको ध्यान में रखते हुए, नाउ डिमांड फॉर मनी कब बढ़ती है और कब कम होती है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया। डिमांड फॉर मनी में अगर आप इक्वेशन देखोगे तो एम डी इज इक्वल टू के इंटू पी वाई है। अब सर व्हाट इज दिस एम डी इज इक्वल टू के इंटू पी वाई? गाइज, एम डी स्टैंड फॉर डिमांड फॉर मनी। ये पैसों की डिमांड कैसे चेंज होगी? तो पैसों की डिमांड चेंज होती है के इंटू पी पॉइंट वाई से। के का मतलब है ना टोटल इनकम का प्रोपोर्शन, आप जितना कमाते हो उसका एक प्रोपोर्शन। डिजायर्ड कैश बैलेंस रेशियो, मतलब लोग कितना कैश अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, उसका परसेंटेज। ओके, ना ये समझा? यस। तो सर के का इंपॉर्टेंस क्या है? गाइस, प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, पीवाई का मतलब है इनकम। नाउ इनकम का कितना परसेंटेज लोग पैसा अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, रोज के खर्चे के लिए और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। के का मतलब है लोग ज्यादा कैश रखना चाहते हैं, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, मनी सर्कुलेशन स्लो हो सकती है। ओके, इक्वेशन, एमडी बोले तो डिमांड, के बोले तो प्रोपोर्शन ऑफ कैश होल्डिंग, पी मतलब प्राइस लेवल, आर मतलब रियल नेशनल इनकम दैट इज क्वांटिटी, और पीवाई को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो नेशनल इनकम बन जाती है, मतलब लोगों की इनकम। ओके, एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। नाउ ये इकोनॉमिक्स क्या समझाना चाहते हैं? अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को डबल कर दे, बराबर, और टी और वी कांस्टेंट हो, तो प्राइस लेवल डबल हो सकती है। नाउ 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 अब यहां पर देखो, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू के प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम। मतलब अगर मान लीजिए मेरी इनकम
1 लाख है महीने की, तो पी वाई इज माई इनकम, नेशनल इनकम। और अगर मैं मेरा रोज का खर्चा, मेरे महीने का घर चलाने का खर्चा 80,000 है, तो मैं अपने घर पे 80% ना 80% पैसा अपने पास होल्ड करूंगा, तो मेरी डिमांड 80,000 होगी। अब 80% इज द प्रोपोर्शन दैट इज के। अब आप इसे 80 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.80 आ जाएगा। अरे बराबर, तो के प्रोपोर्शन है कि पैसा कितना होल्ड करना चाहते हैं। अब अगर आपकी इनकम बढ़ती है 2 लाख और के कांस्टेंट हो जाए, तो आपकी डिमांड 1,60,000 मनी होल्ड करने की हो जाएगी। तो अगर के बढ़ा तो मनी डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर आप के कांस्टेंट रखते हो, इनकम बढ़ी, तो भी मनी की डिमांड बढ़ सकती है। और ये दोनों फैक्टर मैंने आपको पार्ट ए में बताया था, हायर इनकम होल्ड्स हायर मनी। अरे ये चीज समझा, हाँ कि ना? ओके ना, तो देखो, के रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ द इनकम। तो के कैसे निकलता है? पी वाई अपॉन वाई, द रेशियो ऑफ डिजायर्ड मनी बैलेंस ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन, के इज इक्वल टू एम डी अपॉन पी वाई। आपको ये इक्वेशंस को याद रखना होगा। हायर के क्या इंडिकेट करता है? हायर के इंडिकेट करता है हायर डिजायर टू होल्ड मनी, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। इनकम मेरी 1 लाख है और 80,000 मेरी रोज के खर्चे हैं, तो 80% में होल्ड करूंगा। इनकम डबल हो जाए, हायर दी इनकम हायर दी प्रपोर्शन ऑफ होल्ड मनी। नाउ ये चीज समझा? सजेस्टिंग लोअर स्पेंडिंग एंड लो इन्वेस्टमेंट, स्लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी हो जाएगा। लोअर के इंडिकेट लोअर डिजायर टू होल्ड मनी, बराबर, सजेस्टिंग हायर स्पेंडिंग एंड फास्टर सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो गाइस, आप लोगों को कैम्ब्रिज अप्रोच समझ आया? इनके इक्वेशन को याद रखना। नाउ प्रोपोर्शन में ट्रांजैक्शन मोटिव और दिस मोटिव, फ्यूचर मोटिव के ऊपर कैम्ब्रिज अप्रोच ने डिमांड की थ्योरी बनाई है। नेक्स्ट थियरी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। गाइस, ये बहुत ही डिटेल में है, जरा ध्यान से सुनना और समझना। गाइस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, नाउ इस थियरी को डेवलप किया है कीन्स, जे एम कीन्स ने। जे एम कीन्स इस थियरी के माध्यम से कहते हैं लोग सिक्योरिटी से ज्यादा मनी होल्ड करना प्रेफर करते हैं। मनी इज इक्वल टू लिक्विडिटी। नाउ मोटिव फॉर होल्डिंग मनी, भाई इसका मोटिव क्या है? तो कीन्स के अकॉर्डिंग लोग कैश होल्ड करते हैं, मनी होल्ड करते हैं 3 मोटिव की वजह से। कैश होल्डिंग फॉर 3 मोटिव्स कर। नाउ पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, जो कि हमने कैश बैलेंस अप्रोच में भी पढ़ा, क्योंकि उन टीम के भी तो थे जेएम कीन्स। यस, नाउ ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव, कैश बैलेंस अप्रोच और ये थियरी दोनों एक जैसी हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव कहता है डेली एक्सपेंस के लिए। ना, लोगों को रोज घर चलाना है, रोज अपनी डिमांडें पूरी करनी है, उसके लिए कैश होल्ड करते हैं। नाउ क्यों करते हैं? गाइस, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर सिंक्रोनाइज नहीं होते, देयर इज अ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम लोग को जो पैसा आया है वो तुरंत खर्चा होगा। हो सकता है कि आज मैंने इनकम कमाई हो, लेकिन खर्चा मुझे 2 दिन के बाद करना है, तो जो 2 दिन का गैप है उसे लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। वो 2 दिन मुझे कैश होल्ड करना पड़ता है। गाइस, इस थियरी का एक अजम्पशन है कि जो कैश होल्ड कर रहे हैं वो इंटरेस्ट से अफेक्ट नहीं हो रहा। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट को कांस्टेंट माना है। आप ये अज्यूम करके चलें कि दुनिया में इंटरेस्ट का कंसेप्ट ही नहीं है। नाउ, और डिमांड इनकम इलास्टिक है। ओके, नाउ मतलब इनकम बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड भी बढ़ेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन और इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इन्होंने ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए एक इक्वेशन दिया है, एल आर इज इक्वल टू के डॉट वाई, सेम एज कैश बैलेंस अप्रोच, खाली वर्डिंग्स अलग है। एल आर इज डिमांड फॉर मनी, के मीन्स रेशियो ऑफ अर्निंग केप्ट फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, और वाई इज इनकम। नाउ ठीक है, तो ये था ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। लोग कैश होल्ड करते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए।
नाउ मतलब क्या है इसका? गाइज अनसर्टेन फ्यूचर के लिए कैश, अनप्रेडिक्टेबल कंटिजेंसीज के लिए अनसर्टेन फ्यूचर के लिए कैश जमा करना। गाइस फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस करने के लिए लोग कहते हैं कि कैश की जरूरत पड़ेगी ना। तो जैसे एग्जांपल है मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस एक्सेट्रा। अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जॉब में लॉस हो गया, जॉब छूट गई, इनकम बंद हो गई, तो सेविंग्स काम आएंगी। इससे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए लोग कैश होल्ड करते हैं। बट कैश होल्ड precautionary demand is not affected by interest rate and are income elastic. सेम assumption जो ऊपर assumption हमने देखा था, बराबर। लेकिन गाइस प्रिकॉशनरी मोटिव का डिमांड किस पे डिपेंड करता है? तो डिमांड डिपेंड करता है साइज ऑफ इनकम पे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पे, और पर्सनल नेचर पे। पर्सनल नेचर मतलब, ना, पर्सनल नेचर का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग है जो कैश होल्ड करना चाहता है, वो ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक है। यस। नाउ अगर वो रिस्क टेकर है तो फ्यूचर के लिए पैसे ज्यादा जमा नहीं करेगा, और अगर वो रिस्क एवर्टर है, मतलब फ्यूचर से थोड़ा डरता है, रिस्क लेने से डरता है, तो सेविंग ज्यादा करेगा, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसे ज्यादा होल्ड करेगा। ओके। तो फ्यूचर को फेस करने के लिए भी लोग कैश होल्ड करते हैं, और ये फैक्ट है, ये आप और हम सब कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये थोड़ा टेक्निकल है और इंपॉर्टेंट है, जरा समझो। सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी। गाइस स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या है? तो इसके कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट ये है कि लोग स्पेक्युलेशन करने के लिए पैसा होल्ड करते हैं। मतलब लोग फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर कैश या बॉन्ड होल्ड करते हैं। फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पर वो आज डिसाइड करते हैं कि वो कैश होल्ड करेंगे कि पैसा शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। हम यहाँ पर बॉन्ड मतलब डिबेंचर्स पकड़ सकते हो आप, कि वो डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे। ये अज्यूम करेंगे कि सिर्फ दो ही तरीके हैं। इस थियरी को समझने पहले अजम्पशन समझ लीजिए। अजम्पशन ये है कि अगर लोगों के पास पैसा है तो वो, उनके पास दो ही ऑप्शन है पैसा होल्ड करने के लिए, एक मनी, बराबर, और एक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए डिबेंचर्स। ठीक है, बाकी शेयर मार्केट वगैरह अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, आप ये दो पे ही चलेंगे। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के, लेकिन नहीं तो हम थियरी समझ नहीं पाएंगे। ओके। तो वेल्थ इज इक्वल टू मनी प्लस बॉन्ड्स। ठीक है, इस थियरी को समझने के लिए दो ही तरीके के वेल्थ हैं ना। लेकिन अगर आप मनी होल्ड करते हैं तो उसका रिटर्न जीरो है, आपका इंटरेस्ट रेट जीरो होगा, क्योंकि पैसा आपने घर में रखा है, तिजोरियों में, अपने पॉकेट में, ऐसा समझिए। डिबेंचर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो दो तरीके का इनकम हो सकता है। एक इंटरेस्ट, आपको कंपनीज फिक्स इंटरेस्ट पे करेंगी, और दूसरा, जब डिबेंचर्स के भाव शेयर मार्केट में बढ़ेंगे, डिबेंचर मार्केट में, डेप्ट मार्केट में बढ़ेंगे, तो आप उसे आज सस्ता खरीद रहे हैं, कल महंगा बेच के कैपिटल गेन कमा सकते हैं। ओ, नाउ तो बॉन्ड से दो तरीके की इनकम है, इंटरेस्ट पेमेंट एंड एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन्स। ओके। अब इस थियरी को समझने से पहले एक और चीज समझनी होगी, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। बॉन्ड प्राइस और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है? तो गाइस, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में एक्चुअली देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। नाउ इसमें हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इसी के बेसिस पे हम थियरी पढ़ेंगे। सर इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होगा? तो पहले आप ध्यान से सुनिए। ये इंटरेस्ट रेट हम किसका ले रहे हैं? न्यू बॉन्ड्स का, नए डिबेंचर्स का, जो मार्केट में अब नए आ रहे हैं, और प्राइस हम ले रहे हैं ओल्ड बॉन्ड्स की। ठीक है। रीजन, अगर कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां नए डिबेंचर इश्यू कर रही है हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट उनका ज्यादा हाई है ओल्ड बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, तो लोग पुराने बॉन्ड्स को बेचकर, ठीक है, न्यू बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग, तो प्राइस ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स विल फॉल, क्योंकि लोग पुराने ओल्ड बॉन्ड्स बेचेंगे, क्योंकि उनका कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट कम है, प्रॉफिट कम है, उसको बेच के नए बॉन्ड्स के लिए पैसा डाइवर्ट करेंगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम रहेगी। इसलिए ओल्ड बॉन्ड्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग न्यू बॉन्ड्स खरीदने भागेंगे। So new bonds with high interest rate become more attractive than the old bonds with low interest rate. ठीक है। अच्छा, अगर जो नए डिबेंचर्स मार्केट में आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट रेट ओल्ड बॉन्ड के कंपैरिजन में कम है, डिक्रीजेस,
तो गाइस ओल्ड बॉन्ड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोग न्यू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बदले ओल्ड बॉन्ड्स में इंटरेस्ट इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट हाई होगा कंपैरेटिवली। तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम, बराबर, तो उनकी प्राइस राइजेस हो जाएंगी। तो इंटरेस्ट रेट न्यू बॉन्ड्स का और प्राइस ओल्ड बॉन्ड्स का हैव इनवर्स रिलेशनशिप, आप इतना ध्यान रखिएगा। ओके सर, तो न्यू बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए फैक्टर्स। नाउ लोग किस तरीके से अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे कि कैश होल्ड करेंगे, ये उनके दिमाग में वो लोग कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, इसके बारे में बताया है। नाउ सारा का सारा गेम कि डिबेंचर्स बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और कैश होल्ड करना है कि नहीं करना है, ये सारा का सारा फ्लक्चुएशन, स्पेकुलेशन नाउ इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड है। मैंने दो सिचुएशंस बनाई है, सिचुएशन वन एंड सिचुएशन टू। सिचुएशन वन में करंट रेट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी फिलहाल 10% चल रहा है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, मैं 8% एक्सपेक्ट कर रहा था। सिचुएशन टू, करंट रेट इज लेस, करंट रेट 8% चल रहा है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में 10% हो सकती है, फ्यूचर में 10% हो सकती है। ओके, तो करंट रेट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेट। अब एक एक सिचुएशन को समझना। अगर मान लीजिए करंट रेट 10% है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्यूचर में वो कम होने वाली है, तो गाइस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लोग अपना सारा पैसा, तो फ्यूचर में इंटरेस्ट कम होने वाला है, मतलब आज इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, आज मार्केट बहुत अच्छा है, आज इन्वेस्ट करने का मार्केट है, तो पब्लिक सारा का सारा पैसा बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर लेगी, एक्शन ऑफ द इन्वेस्टर, बराबर है। इसका मतलब, इसका रीजन क्या है, उन्होंने सारे बॉन्ड्स क्यों खरीद लिए? क्योंकि फ्यूचर में ऐसा इंटरेस्ट कमाने का मौका नहीं आएगा, आज का इंटरेस्ट रेट हाई है, दिस इज द राइट टाइम, बराबर, और फ्यूचर में कैपिटल गेन भी बढ़ेगा, राइट, क्योंकि फ्यूचर में जब न्यू बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो पुराने बॉन्ड जो मैंने होल्ड किए उसके भाव बढ़ेंगे, तो प्राइस भी बढ़ेगा और मैं प्रॉफिट बेच के भी कमाऊंगा, तो हाई इंटरेस्ट रेट भी कमाएंगे और प्रॉफिट, बॉन्ड मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, बराबर। तो रीजन बहुत सिंपल है, अगर करंट रेट हाई है एक्सपेक्टेड रेट से, तो लोग अपना सारा का सारा पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, कैश होल्ड नहीं करेंगे। दूसरा सिचुएशन टू, अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि नहीं अभी इंटरेस्ट रेट कम है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो आज का मार्केट इन्वेस्टमेंट का नहीं है, क्योंकि अगर आज मैंने 8% पे इन्वेस्ट कर दिया और जब फ्यूचर में नए बॉन्ड्स 10% पे आएंगे तो पैसा ही नहीं बचेगा, तो लोग फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, तो आज वो कैश होल्ड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा कमाएंगे, राइट टाइम के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। अब आज उन्होंने कैश होल्ड क्यों किया? नाउ पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया और अपॉर्चुनिटी लॉस करने को क्यों तैयार है? आज वो 8% लूज कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वो 10% कमाएंगे, तो अपॉर्चुनिटी लॉस एक्चुअली कम है, बराबर, और फ्यूचर में कैपिटल लॉस होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में जब नए बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो पुराने बॉन्ड्स के भाव गिरेंगे जो आज मैं खरीद लूंगा, तो फ्यूचर में मुझे कैपिटल लॉस भी होगा और इंटरेस्ट भी कम कमाऊंगा, तो इट इज नॉट अ गुड मार्केट टुडे टू इन्वेस्ट, इससे पब्लिक कैश होल्ड करेगी और एक राइट टाइम का वेट करेगी, बराबर, तो आइडियल कैश होल्डेड विल बी यूज फॉर फ्यूचर पर्पस, तो आज वो अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो पैसा कैश में रखेगी। तो गाइस ये डिपेंड करेगा कि करंट रेट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेट और एक्सपेक्टेड रेट इज मोर देन करंट रेट, उसके बेसिस पे नाउ इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि उनको बॉन्ड में होल्ड करना है कि कैश होल्ड करना है, बराबर। और इस तरीके से गाइस ये बहुत ही नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस है, ये आप और मैं हम सब सोचते हैं। ओके, अब देखो डायग्राम्स। गाइस, इंडिविजुअल स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड एग्रीगेट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। इंडिविजुअल का नेचर देखते हैं, इसमें हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट। बड़ा सिंपल है, हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग डिबेंचर्स खरीदेंगे नाउ, और इंटरेस्ट रेट बराबर कैश कम होल्ड करेंगे। तो अगर देखिए ये मेरा करंट रेट है, अरे बराबर, अगर मेरा आर एन, ये मेरी एक्सपेक्टेड रेट है, आर एन इज ग्रेटर, मुझे हाई इंटरेस्ट मिल रहा है मेरी एक्सपेक्टेशन से, बराबर है, तो देखो डिमांड फॉर मनी मेरी जीरो हो जाएगी, दिस इज माई डिमांड फॉर मनी, तो नो मनी, क्योंकि हम सारा पैसा कहां इन्वेस्ट कर देंगे, बॉन्ड्स में। लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से आरएन कम है, नीचे चला गया है, तो लोग पैसा मनी होल्ड करेंगे और डिबेंचर्स नहीं, तो दिस इज माय मनी होल्डिंग,
मैं पूरा का पूरा पैसा होल्ड करूंगा, यहाँ पे मनी जीरो, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे होल्ड कर रहा हूं। ओके, तो ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपल है गाइस। ना जीरो इंटरेस्ट रेट पर लोग जितना भी कैश मिले होल्ड करना चाहते हैं, बराबर। तो अगर आर एन इज ग्रेटर देन आर सी, द एंटायर वेल्थ इज हेल्ड इन बॉन्ड्स, तो मेरा मनी देखो वाई एक्सिस पे चिपक गया है, जीरो। और अगर आर एन इज लेस देन आर सी, नाउ देन एंटायर वेल्थ इज हेल्ड इन कैश, तो देखो मेरा कैश एम पर है, बराबर। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपीज है, तो मैं 1 लाख रुपीज पूरा का पूरा कैश होल्ड करूंगा। और अगर आर एन मेरा ज्यादा है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं कैश जीरो होल्ड करूंगा और सारा का सारा बॉन्ड पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूंगा। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर। अब आ जाओ एग्रीगेटिव स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। गाइस, इसमें हम इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी को पूरे मार्केट की बात करें, एग्रीगेट मतलब पूरे हिंदुस्तान की। इट्स नॉट अ इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर ये था, अब ये पूरे इन्वेस्टर्स, आपकी मेरी सबकी मिला के पूरे मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। गाइस, इंटरेस्ट रेट और होल्डिंग मनी हैव ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप। ये तो बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाएंगे, हम अपना सारा पैसा बॉन्ड्स में या बैंक में रखेंगे, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमा रहे हैं, और कैश कम होल्ड करेंगे। तो बिकॉज दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो देखिए आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये सिर्फ एक लाइन समझाना चाहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट मेरा R3 है तो हाई इंटरेस्ट है, तो देखो मेरी कैश होल्डिंग M1 है, बराबर। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता चला गया तो मैं कैश होल्डिंग ज्यादा करूंगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कमाने को ही नहीं मिलेगा तो लोग घर में पैसा रखना पसंद करेंगे। तो द मोर इंटरेस्ट द लेस इज द मनी demanded, and the high interest more is the money demanded. The high interest less money demanded, and high interest बराबर लेस मनी डिमांडेड। अब देखिए डिमांड फॉर मनी, लेकिन एक टाइम अगर ऐसा आता है, इकोनॉमिक्स कहना चाहते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट हद से ज्यादा कम हो गया तो लोग पूरा का पूरा पैसा घर में रखेंगे ना, उसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। तो लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है जीरो इंटरेस्ट रेट पर लोग जितना भी कैश मिले होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है। इंपैक्ट स्पेकुलेटिव डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। तो ऑब्जर्वेशन देखो, इंटरेस्ट रेट हाई तो लो डिमांड फॉर मनी, इंटरेस्ट रेट लो हाई डिमांड फॉर मनी। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? वो कह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कंट्री में जो गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहती है, इन विच जनरल पब्लिक प्रीफर टू होल्ड कैश। जितना भी पैसा मार्केट में पंप होगा, आरबीआई जितना भी पैसा प्रिंट करेगा, लोग अपने घरों में दबा लेंगे, और पैसा प्रिंट करेगा और घरों में दबा लेंगे, और गवर्नमेंट की कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं आएगी। नाउ इसका मतलब इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा डिमांड का, जिसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। और मनी के लिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएंगे, डेवलपमेंट कम होगा। ओके, तो आरबीआई जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएगा सब इनइफेक्टिव रहेंगे। दिस बिकम एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल्डिंग इज जीरो। क्या आपको ये थियोरी समझ आई ऑल ऑफ यू? क्या बात है। नाउ ये थी कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। अब देखो नेक्स्ट है फ्राइडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। नाउ गाइस, जेम कीन्स ने जो स्पेकुलेशन थियोरी बनाई, जो हमने अभी अभी पढ़ी, उसको रिवाइज किया है फ्राइडमैन ने। और उन्होंने जेम कीन्स की स्पेकुलेटिव डिमांड की थियोरी को सही तो माना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे नाउ फ्राइडमैन कहते हैं कि मेरी थियोरी बेटर है। मतलब फ्राइडमैन ने कोई नई थियोरी नहीं लिखी है, उन्होंने उसी थियोरी को एक्सटेंड किया है, इससे इसको एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ थियोरी भी कहते हैं। उन्होंने थोड़ा ब्रॉडर व्यू दिया है और उन्होंने कुछ चीजों को चेंज करी है। नाउ मिल्टन फ्राइडमैन ने कीन्स की थियोरी को एक्चुअली एक्सटेंड किया है, और डिफरेंस क्या लिया है? कीन्स ने शॉर्ट टर्म इनकम पे फोकस किया, फ्राइडमैन कहते हैं लोग शॉर्ट टर्म इनकम पे नहीं, परमानेंट इनकम के दम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स में। ओ, और ये सही भी है। नाउ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, उन्होंने कीन्स के कंपैरिजन में वेल्थ को बहुत ज्यादा ब्रॉडर बनाया। कीन्स की थियरी के हिसाब से, कीन्स की थियरी स्पेकुलेशन थियरी के हिसाब से वेल्थ का मतलब सिर्फ दो ही चीजें थी, एक या तो कैश होल्ड करेंगे या बॉन्ड होल्ड करेंगे। लेकिन नाउ फ्राइडमैन ने कहा कि नहीं, वेल्थ में 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इनका डेफिनेशन वेल्थ का काफी ब्रॉडन हुआ।
तो इन्होंने उसको इसलिए इसको रीस्टेटमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा कि मनी वेल्थ है, बॉन्ड वेल्थ है, इक्विटीज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, फिजिकल कैपिटल मतलब रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, और ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो वेल्थ का मतलब सिर्फ दो चीजें नहीं होनी चाहिए, पांच चीजें होनी चाहिए। तो देखो ये दो मेजर डिफरेंस है। नाउ कीन्स ने शॉर्ट टर्म इनकम के दम पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने का बताया, और ये कहते हैं कि नहीं, इन्वेस्टर परमानेंट और लॉन्ग टर्म इनकम पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। कीन्स के हिसाब से वेल्थ का डेफिनेशन में दो एसेट्स थे, यहाँ पे पांच एसेट्स को कंसीडर किया है। नाउ ओके, तो की कंक्लूजन सिर्फ इतना है। नाउ पूरी थियरी स्पेकुलेशंस की सेम है, खाली ये दो पॉइंट का चेंजेस है कि डिमांड फॉर मनी स्टेबल होती है। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। नाउ फ्राइड्समैन रीस्टेटमेंट कीन्स का स्पेकुलेशन स्टेबल डिमांड फॉर मनी बेस्ड ऑन परमानेंट इनकम, मतलब उनके हिसाब से परमानेंट इनकम के बेसिस पे डिमांड फॉर मनी स्टेबल रहेगी। नाउ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ द वेल्थ था, और लेस सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ये तो उन्होंने भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट के से लेस सेंसिटिव होंगे ना, और एक्सपेक्टेशन का ज्यादा रोल होगा, ग्रेटर रोल ऑफ पीपल एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, क्योंकि बॉन्ड मार्केट और फ्यूचर में गाइस हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे इन्वेस्ट किया जाता है। आ रही घड़ी में पॉइंट, तो ये चीज समझ में आया। यस, नेक्स्ट है इन्वेंट्री अप्रोच। गाइस अब ये छोटी छोटी थियोरीज है ना, बहुत प्यारी, इन्होंने भी एक अलग एंगल पकड़ा है और बहुत अच्छा एंगल पकड़ा है। इन्वेंट्री अप्रोच का मतलब है कि हम कैश को एज अ स्टॉक होल्ड करें अपने घरों में, अपने पॉकेट्स में, ना कि इन्वेस्ट करें। अब देखिए, इस थियरी को डेवलप करने वाले हैं बोमोल, इसे बोमोल थियरी भी कहते हैं। इन्होंने इस थियरी को 1952 में बनाया। इनका एंगल क्या है अगर मैं एक लाइन में बताऊं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि लोग कैश होल्ड करते वक्त, बराबर, देर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू, लोग कैश होल्ड करते वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करते हैं, और बॉन्ड कन्वर्ट करते वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है ना। वो कहते हैं कि लोग हमेशा कैश होल्ड करें या बॉन्ड होल्ड करें, जो भी करें, लेकिन वो हमेशा अपना मिनिमम कॉस्ट चाहती हैं, राइट। और कैश होल्ड करना और बॉन्ड होल्ड करने के बीच में वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कैश भी मुझे चाहिए रोज के खर्चे करने के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव, और बॉन्ड्स भी मुझे खरीदने हैं क्योंकि मुझे फ्यूचर के लिए इंटरेस्ट भी कमाना है, मुझे स्लीपिंग इनकम कमानी है, मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है और मेरे को दोनों में पैसा इन्वेस्ट करना है, थोड़ा मुझे मेरे महीने का घर चलाने के लिए कैश कैश हैंडल करना है, मनी होल्ड करनी है, और थोड़ा पैसा मुझे बॉन्ड में डालना है। अब मुझे ये कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कितना कैश मैं अपने पास रखूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कैश रखूंगा तो इंटरेस्ट का अपॉर्चुनिटी लूज होगा, और मैं ज्यादा बॉन्ड्स यूज करूंगा तो गाइस कैश घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ेंगे, तो जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बॉन्ड्स बेचूंगा तो मुझे ब्रोकरेज लगेगी। दोनों में कॉस्ट है, कैश होल्ड करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंटरेस्ट लूज होता है, और बॉन्ड होल्ड करने में बॉन्ड खरीदने और बेचने के टाइम पर ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं। तो ये थियरी ये कहना चाहती है कि मुझे दोनों के बीच प्रॉपर बैलेंस बनाना है, ताकि मुझे मिनिमम कॉस्ट में मैं मैक्सिमम बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकूं ऑप्टिमम लेवल पे, और मेरा घर भी चल जाए। ओ, तो दोनों में कैसे बैलेंस बनाया जाए। तो देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू, या तो हम पैसा या फिर इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसे आप बॉन्ड्स कह सकते हो, डिवेंचर्स कह सकते हो। बोमल इस थियरी के माध्यम से क्या समझाना चाहता है? बोमल कहता है हमारा प्राइमरी फोकस बैलेंस देयर मनी बिटवीन कैश एंड बॉन्ड, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बराबर, इन सच प्रोपोर्शन दैट कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, मेरी हैंडलिंग कॉस्ट कम रहे, बराबर, कॉस्ट मिनिमाइजेशन का यहाँ पे फोकस है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैश होल्डिंग करनी है। तो अब सब, तो इस थियरी का गोल है ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना, ताकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम हो। अब ये कैसे हो? तो गाइस यहां पर देखिए ये एक्सप्लेनेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे नाउ। ठीक है, पीपल होल्ड मनी टू टेक डेली परचेजेस, ऑलरेडी बताया। अगर वो कॉस्ट ज्यादा होल्ड करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर वो पैसा जरूरत के टाइम पर बॉन्ड बेच के निकालेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट भी होगा। तो कैश मैनेजमेंट की थियोरी है ये, कैसे ऑप्टिमम कैश होल्ड किया जाए ताकि मेरा ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों के दोनों ऑप्टिमम पे रहे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, सी मतलब कैश होल्डिंग,
ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल टू 2BY अपॉन आर। सी बोले तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस, बी बोले तो ब्रोकरेज जो आप बॉन्ड्स खरीदते हैं और बेचने के टाइम पे लगती है, वाई बोले तो इनकम, और इंटरेस्ट रेट बोले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस मिलेगा, उतना कैश होल्ड करें और जब जब जरूरत हो बाकी का पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, और जब जब जरूरत हो बॉन्ड्स बेच बेच के पैसा निकालें, आपकी कॉस्ट हमेशा मिनिमम रहेगी। तो दिस फॉर्मूला हेल्प पीपल टू विड्रॉ मनी पीरियडिकली in amount that minimize their total cost of holding and converting money. ओ, तो गाइस देखिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर आप कम कैश रखेंगे तो ब्रोकरेज कॉस्ट हाई होगी, क्योंकि आपको बार बार बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे और पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा कैश रखेंगे तो इंटरेस्ट लॉस हाई होगा। दोनों ही तरफ हमको लॉस है, इसलिए हमको ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये फॉर्मूला रामबाण है, इससे आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखने का मौका मिलेगा। ओके, तो कितनी जबरदस्त थियरी है। नाउ कितना पैसा हमको घर पे रखना चाहिए और कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बैलेंस बनाने का थियरी था, इन्वेंट्री अप्रोच, बोमोल की थियरी। नाउ अब आ जाओ लास्ट थियरी, डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अप्रोच। एक और थियरी किसी ने लिखी है, नाउ J.M. टॉबिन्स ने। उन्होंने बहुत ही सिंपल सी थियरी लिखी है। वो कहते हैं घर पे लोग कैश होल्ड करेंगे या मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये लोगों के नेचर पे डिपेंड है। मतलब नाउ यस इट इज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, रिस्क को लेकर वो कैसे बिहेव करते हैं ना, उनका पोर्टफोलियो, इसे इसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अप्रोच थियरी भी कहा गई है। नाउ टॉबिन्स इस थ्योरी से क्या समझाना चाहते हैं, जेम्स टॉबिन्स ने ये थ्योरी 1956 में बनाई। वो कहते हैं लोग रिटर्न और रिस्क दोनों को बैलेंस करना करते हैं, ये लोगों का नेचर है। वो हाई रिटर्न्स और रिस्क दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं ना। इसका एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। वो पहले ये कहना चाहते हैं देयर आर टू मीडिया, या तो आप पैसा होल्ड करें या आप पैसों को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, बराबर है ना। अगर आप पैसा होल्ड करेंगे तो नो रिटर्न होगा, जीरो इंटरेस्ट, घर में पड़ा पैसा कोई रिटर्न नहीं देगा। स्टॉक में होल्ड करोगे तो हाई रिटर्न्स बट रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि शेयर मार्केट मैनिपुलेटिव होता है, फ्लक्चुएटिव होता है, ठीक है। बट कैश होल्ड करोगे तो वेरी सेफ, पर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। सेफ है पर रिटर्न्स नहीं है। स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, हैवी रिटर्न्स है लेकिन रिस्की बहुत है। दोनों का अपना अपना नेचर है। तो टॉबिन्स कहते हैं कि लोग फिर पैसा कहां डालेंगे, तो गाइस वो कहते हैं कि वो लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड है, नेचर ऑफ इंडिविजुअल। अगर लोग रिस्क एवर्टर हैं, रिस्क एवर्टर मतलब कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो गाइस होल्डिंग टाइप ऑफ एसेट, वो ज्यादा पैसा घर पर होल्ड करेंगे, अपने पास होल्ड करेंगे और पैसा स्टॉक मार्केट में कम लगाएंगे, लेकिन उनकी एवरेज रिटर्न कम होगी। लेकिन अगर कोई बंदा रिस्क टेकर है, दे आर अ रिस्क टेकर, बराबर, तो ग्रेटर प्रोपोर्शन पैसा स्टॉक में लगाएंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, बॉन्ड्स में लगाएंगे और घर पे पैसा कम रखेंगे। ओवरऑल उनके रिटर्न्स बहुत हाई होंगे। तो हाई रिटर्न्स लेना है तो बॉस रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप कम रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। तो गाइस नाउ बिहेवियर टुवर्ड्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो होल्डिंग कैश लेस होगी और होल्डिंग बॉन्ड ज्यादा होगी। और अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम है तो लोग घरों में पैसा ज्यादा रखेंगे ना, और बॉन्ड्स शेयर मार्केट में कम इन्वेस्ट करेंगे। तो गाइज ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में और बैंकों में पैसा रखें, तो इंटरेस्ट रेट हाई कर दो, लोग अपना पैसा बैंकों में, शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। सो गाइज डिमांड ऑफ फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हम स्पेकुलेशन में भी पढ़ चुके हैं, दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप, बराबर। हाई इंटरेस्ट रेट लेस डिमांड फॉर मनी, लो इंटरेस्ट रेट, ये टॉपिक बार बार आ रहा है। नाउ डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड स्लोप्स डाउनवर्ड। सो फ्रेंड्स 5 थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी थी, बराबर। नाउ टॉबिन्स है, बोमोल्स है, नाउ उसके बाद में J.M. कीन्स है, ठीक है। नाउ कैश बैलेंस अप्रोच था, क्वांटिटी थियरी बनी था आप, लेकिन सब लोग ने एक ही चीज का कॉमन थियरी बनाया। अगर मैं आपको सब चीज का कंक्लूजन बता दूं तो सब इकोनॉमिस्ट धीरे धीरे यही कहना चाहते हैं, कैश होल्ड हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट हैव ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो फ्रेंड्स फाइनल मंत्रा ये है कि मनी की डिमांड सिर्फ नंबर का गेम नहीं है,
ये ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस है, रिस्क और बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। होप आपको ये पांचों थियोरी समझ आई। बराबर। तो गाइस ये पांचों थियोरी को एक बार फटफट रिवाइज करना। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।